एग्रो संवाद बोलते हैं हम जिस जगह पे हम बायोफिट का मीटिंग लेते हैं। तो इस वर्चुअल एग्रो संवाद में मैं अक्षय सोते कंपनी नेटसप कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से आप सभी नेटसप के जितने भी रिटेलर्स हो, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो, प्राइम डायरेक्ट सेलर्स हो, आप सभी का मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, बायोफिट एक ब्रांड के बारे में मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं। लगातार 24 साल से हम इस कंपनी के माध्यम से बायोफिट ब्रांड को प्रमोट करते आ रहे हैं और इस ब्रांड के माध्यम से ही हमने अच्छा खासा इनकम इस ब्रांड के माध्यम से लिया हुआ है। ये जो ब्रांड है, ये ब्रांड सिर्फ रिजल्ट के ऊपर फोकस नहीं करता, तो फार्मर का खर्चा कैसे कम किया जाए और कम से कम खर्च में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, इसके ऊपर प्राइम फोकस इस ब्रांड का रहता है। और बायोफिट के साथ साथ हमारे क्रॉप के साथ साथ हमारे जितने भी एनिमल्स है, हम खेत के रिगार्डिंग जितने भी एनिमल्स हम रेयर करते हैं, उन एनिमल्स के भी हेल्थ का ध्यान इस बायोफिट ब्रांड के अंतर्गत पेटवेट नाम का जो हमारा प्रोडक्ट है या एक्वा नाम का जो हमारा प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के माध्यम से इस ब्रांड के अंतर्गत हम सेवा करते हैं। और क्या है, और हमने आज तक देखा कि इस ब्रांड में लगातार हमने 2.6 करोड़ से भी ज्यादा फार्मर्स को या 2.6 करोड़ ज्यादा प्रोडक्ट्स को हमने आज तक हमारे फार्मर्स के यहाँ डिलीवर किया हुआ है। दोस्तों, ये कुछ नया कल चालू हुआ और आज आपको प्रेजेंट हुआ ब्रांड ने। 2003 से हम इस ब्रांड को मार्केट में लगातार पहुंचा रहे हैं और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में सबसे बढ़िया अगर कोई ब्रांड होगा तो वो नेटसप का बायोफिट का ब्रांड आपके यहाँ रहने वाला है। तो दोस्तों, इस ब्रांड को जितने भी लीगल सर्टिफिकेशन चाहिए और सभी के सभी लीगल सर्टिफिकेशन इस ब्रांड को प्राप्त है। ऑलरेडी सभी के सभी सर्टिफिकेशन हर एक प्रोडक्ट को, एक भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जिसको कोई भी प्रकार का सर्टिफिकेशन हमारे पास नहीं है। तो सभी के सभी सर्टिफिकेशन इस ब्रांड को प्राप्त हुए हैं। और क्या है, ऑलरेडी ये सभी के सभी प्रोडक्ट्स ट्रायल एंड टेस्टेड है। सभी के सभी प्रोडक्ट का हमने ट्रायल ऑलरेडी ले चुके हैं। इस सभी प्रोडक्ट का रिजल्ट हमने देखा हुआ है। सिर्फ एक क्रॉप पे ऊपर नहीं, मल्टीपल क्रॉप्स के ऊपर रिजल्ट देखा है और मल्टीपल लोकेशन के ऊपर रिजल्ट देखा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ छत्तीसगढ़ में रिजल्ट आता है। हमारे प्रोडक्ट का हर एक इंडिया के हर एक क्लाइमेटिक कंडीशन, जिस जगह पे खेती होती है इंडिया में, उस जगह पे हर एक प्रोडक्ट का रिजल्ट वहां पे आता है। ऐसे हमने ऑलरेडी ट्रायल्स लिए हुए, हमने उसका सर्टिफिकेशन ऑलरेडी प्राप्त किया है। तो ये जो बायोफिट ब्रांड है, ट्रायल एंड टेस्टेड ब्रांड है। किसी भी प्रकार का हार्मफुल इफेक्ट, किसी भी प्रकार के केमिकल का इस्तेमाल इस ब्रांड ने नहीं किया गया। तो दोस्तों, ब्रांड के बारे में या प्रोडक्ट के बारे में आपको निश्चिंत रहना है। तो दोस्तों, जैसे कि आकाश सर ने बोला कि हमें सेशन लेने हैं, लेकिन सेशन लेने वक्त हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड क्यों करेंगे? क्योंकि सभी के सभी प्रोडक्ट को अगर हम समझने लगे तो 2-3 घंटा चला जाएगा, लेकिन हम 1-1 घंटे के 3 सेशन लेंगे तो हर एक प्रोडक्ट के बारे में डिटेल जानकारी आपको मिल जाएगी। तो उसी तरह हम सॉइल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट की जानकारी हम यहाँ पे लेने वाले हैं। तो सॉइल को बढ़ते हुए समय पहले इस सॉइल का या हमारे इंडियन एग्रीकल्चर का अगर हम इतिहास उठा के देखते हैं, तो इतिहास में हमारा जो फार्मिंग है, ओरिजिनल फार्मिंग, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग ही है। केमिकल फार्मिंग ये इंडिया का फार्मिंग नहीं है। हमारा ओरिजिन क्या है? तो हमारा ओरिजिन है ऑर्गेनिक फार्मिंग। आपके जितने भी पुराने लोग रहेंगे, आपके दादाजी, परदादाजी, पिताजी, आप सभी को उनको पूछ लो कि केमिकल के पहले आप क्या क्या इस्तेमाल करते थे, तो वो आपको बता देंगे। हम ये इस्तेमाल करते थे, ये गोबर इस्तेमाल करते थे, वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल करते थे, तरह तरह के जीवामृत एक्सेट्रा प्रोडक्ट हमारे खेती में ही बनाकर हम इस्तेमाल करते थे। किसी भी केमिकल का इस्तेमाल हमारे इंडियन एग्रीकल्चर में नहीं था। लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई हमारी ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पे। दोस्तों, हरित क्रांति के बहुत बढ़िया फायदे इंडिया में हुए, जैसे कि प्रोडक्शन डबल हुआ, फूड सिक्योरिटी हुई, हमारा जो उत्पाद था वो उत्पाद बढ़ गया, हमारा जो पॉवर्टी था, जो गरीबी थी, वो गरीबी इंडिया की हट गई, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ। ऐसे तरह तरह के फायदे इस ग्रीन रिवॉल्यूशन के माध्यम से, हरित क्रांति के माध्यम से हमारे इंडिया को हुए। दोस्तों, पहले इंडिया में फूड सिक्योरिटी नहीं था। 1960s के टाइम आप इतिहास उठा के देख लो, उस समय इंडिया फूड प्रोडक्शन में बहुत कम था। हमारे लोगों को ही खाना नहीं मिल रहा था। लेकिन उस समय हमारे इंडियन जो लोग पॉपुलेशन था, बढ़ने वाला जो पॉपुलेशन था, उसकी भूख इमीडिएट किस प्रोडक्ट के माध्यम से मिटानी थी? तो हमने उस समय व्हीट
जो हमारा गेहूं है, सेमी डॉर्फ वैरायटी ऑफ व्हीट गेहूं का इस्तेमाल करना चालू किया, और इस गेहूं के माध्यम से या उसका ओरिजिन गेहूं के माध्यम से हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में स्टार्ट हुआ। इसने तरह तरह के बेनिफिट हमको ऑलरेडी दिए हुए, मतलब उसके बाद आज अब देखते हैं आज इंडिया फूड एक्सपोर्ट करता है। क्यों एक्सपोर्ट कर पा रहा है? क्योंकि उस ग्रीन रिवॉल्यूशन के समय तरह तरह की टेक्नोलॉजीज आई, तरह तरह के प्रोडक्ट्स हमने यूज करना चालू किया, तरह तरह के हाइब्रिड वैरायटीज आए, तरह तरह के केमिकल्स आए, तरह तरह के फर्टिलाइजर्स आए। तो इन सब के माध्यम से क्या हुआ, तो इंडियन एग्रीकल्चर में एक बूस्ट मिला, जिसकी वजह से हम आज इंडिया एक्सपोर्ट कर पा रहा है। लेकिन ये जो बूस्ट था दोस्तों टेम्पररी था, लेकिन इस ग्रीन रिवॉल्यूशन के तरह तरह के नुकसान भी हुए। नुकसान क्या हुए? जिस जगह पे पानी था उसी जगह पे इसका फायदा हुआ, कुछ जगह पे पोल्यूशन बढ़ गया, कुछ जगह पे सॉइल का जो कंडीशन था वो बहुत बदतर हो गया। ऐसे तरह तरह के नुकसान भी इस रिवॉल्यूशन के माध्यम से हमें झेलने पड़े हैं। आपको ग्रीन रिवॉल्यूशन के फायदे मालूम है, लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन के नुकसान भी आपको मालूम होने चाहिए, क्योंकि वहां पे जो एक्वेटिक एनिमल थे उनकी डेथ वहां पे हो गई। हमारा जो खर्चा था, पहले हम खर्चा नहीं करते थे, केमिकल फर्टिलाइजर या फंगीसाइड इसके ऊपर खर्चा नहीं करते थे। ये जो खर्चा भी बढ़ गया ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद। हमारा जो लाइफ स्टॉक था उसके में भी, हमारे जो गाय थे भैंसे थे उनमें भी तरह तरह के डिसीजेस वहां पे बढ़ने लगे। तो ऐसे बहुत सारे हजार्डस इफेक्ट हमारे इंडियन एग्रीकल्चर को इन ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद होने लगे। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी ने पहुंचाया होगा तो हमारे केमिकल फर्टिलाइजर्स में दोस्तों सबसे ज्यादा नुकसान इस ग्रीन रिवॉल्यूशन में पहुंचाया गया। फर्टिलाइजर्स की वजह से क्या हुआ, सॉइल का कंडीशन बहुत बदतर हुआ। ये जो टेक्निकल पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स से समझने इसका तात्पर्य क्या है, तो आपकी सॉइल की कंडीशन बहुत खराब हो चुकी है। आपके सॉइल में ना न्यूट्रिएंट्स रहे, ना उसको न्यूट्रिएंट को पहुंचाने की एबिलिटी नहीं रही, उसका पीएच अच्छी तरह से नहीं हुआ, उसका जो लेयर था वो उसका लेयर भी वो खराब हो चुका है। आप आपके परदादा दादाजी आप उनको पूछ लो, हमारा जो प्लो था, हमारा जो नांगर था, वो जमीन में ज्यादा नीचे अभी जाता नहीं। क्यों? क्योंकि नीचे वाला जो लेयर है, नीचे वाला लेयर अभी कॉम्पैक्ट हो रहा है। इस कॉम्पैक्ट लेयर की वजह से हमारे रूट्स जमीन में अच्छी तरह से नहीं जा रहा पाए, रूट्स पेनिट्रेट ना वजह से न्यूट्रिएंट अच्छे नहीं आ पा रहे। तो ऐसे बहुत सारे इफेक्ट आप देखने को मिल रहे। पहले हमारे यहाँ वुडन मतलब लकड़ी का नांगर हम इस्तेमाल करते थे, लकड़ी का हल हम इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज हम हमारे आयरन का, हमारे लोहे का इस्तेमाल कर, लोहे का प्लो, लोहे का नांगर या लोहे के हल के माध्यम से हम खेती कर रहे। उसमें भी बग नहीं रहा, उसमें भी हमें तरह तरह के हॉर्स पावर्स वाले ट्रैक्टर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि हमारे सॉइल का जो लेयर है वो लेयर दिन बर दिन बदतर होता जा रहा है। ऐसे बहुत सारे दुष्परिणाम, हमारे सबसे ज्यादा दुष्परिणाम किसको भुगतने पड़े? हमारे सॉइल को भुगतने पड़े। दोस्तों आज इंडिया में लैंड होल्डिंग बहुत ज्यादा है, इंडिया में लैंड होल्डिंग ज्यादा है, लेकिन मुझे बताओ विदाउट सॉइल आप कल्टीवेशन कर सकते हो, हाइड्रोपोनिक्स है और तरह तरह की टेक्नोलॉजी आ रही है, लेकिन उसका ज्यादा फायदा हमें होने वाला नहीं। हमारे पास लैंड होल्डिंग ज्यादा है, इस लैंड होल्डिंग का इस्तेमाल हम ज्यादा कर सकते हैं। तो इस लैंड होल्डिंग का इस्तेमाल करके हम खेती कैसे अच्छी करें, ये आज हम देखने वाले हैं। तो सॉइल को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ दोस्तों। जैसे हमारे ह्यूमन का फूड रहता है, हम बाहर से गेहूं वगैरह खरीद के लाते हैं खाते हैं, उसी तरह हमारे जो प्लांट्स है उन प्लांट का न्यूट्रिएंट किस में रहता है? वो सबसे न्यूट्रिएंट्स होता है सॉइल में। अगर आप हाइड्रोपोनिक्स भी करते हो, अगर आप पानी वाली खेती भी करते हो, तो उस पानी वाली खेती में भी हमें बाहर से न्यूट्रिएंट्स देने पड़ते हैं। लेकिन जब आप सॉइल की बात करते हो तो सॉइल में ऑलरेडी न्यूट्रिएंट्स वहां पे प्रेजेंट रहते हैं। तो इस सॉइल का, इस क्रॉप के फूड सोर्स का हमें ख्याल रखना पड़ेगा। अगर हमारे, आप देखोगे हमारे सॉइल की जो कंडीशन है दिन बर दिन बदतर होती जा रही है। अगर आने वाले 10-15 साल में हम हमारे खेत में खेती कर पाओगे या नहीं कर पाएंगे, यह अभी हमारे पास क्वेश्चन है। हम सभी के पास आगे क्वेश्चन है कि हमारे आने वाली जनरेशन, हमारे आने वाली पीढ़ियां खेती कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये अभी क्वेश्चन अभी हमारे आगे पैदा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का हमें सॉल्यूशन आज ढूंढना है, इसका कैसे ख्याल के रखा जाए। दोस्तों हम देखते हैं, हम बोलते हैं कि नॉर्मली हम खेती को एक मतलब बोलते हैं इनकम का सोर्स नहीं मानते। कुछ लोग खेती को सिर्फ पेट भरने का साधन मानते, लेकिन इस खेती का हम
हमारे बिजनेस पर्पज से ध्यान रखना जरूरी है। जो बिजनेसमैन होता है उसको पता है मेरे असेट क्या है, मेरे असेट ये है, वो है, XYZ है, तो उस असेट को वो बहुत प्यार करता है। लेकिन फार्मर का आप देखते हैं, अगर फार्मर बोलता है मैं खेती का बिजनेस करता हूँ या मेरा बिजनेस खेती है, तो उस खेती का सबसे बड़ा असेट कौन सा होगा, तो वो उसकी मिट्टी रहेगा। उसकी मिट्टी जितनी अच्छी उसकी खेती उतनी अच्छी, उसकी मिट्टी में जितने ज्यादा न्यूट्रिएंट्स उतना ज्यादा उसका उत्पाद निकलने वाला है। तो सबसे बड़ा असेट फार्मर का कौन सा है, तो सबसे बड़ा असेट है वो उसकी मिट्टी। अगर मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं तो मुझे इस असेट के बारे में आगे जाके भी सोचना पड़ेगा। हमारे फार्मर्स वहां पे सोचते नहीं है, हमारे फार्मर्स यहाँ पे टेम्पररी इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों मैं मेरे पिछले सेशन में हर बार एग्जांपल देता हूँ। नॉर्मली हम बीमार जब पड़ते हैं, हम आदमी जब बीमार पड़ता है तो वो क्या लेता है, सलाइन लेता है, सलाइन लेता है, डॉक्टर के पास जाता है, इंजेक्शन लेता है, गोलियां खाता है, सलाइन लेता है और ठीक होता है। वो क्या है, वो टेम्पररी सोल्यूशन है। लेकिन अगर वो परमानेंट सलाइन लेता है क्या, नहीं लेता। अगर मैं आज बीमार हुआ और मैं परमानेंट सलाइन लेना चालू कर दूं, क्या होगा, मेरा बॉडी काम करना बंद हो जाएगा। उसी तरह पे ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था या जो एक केमिकल फर्टिलाइजर है या ये जो एग्रो पेस्टिसाइड है, ये आपके खेती के लिए सलाइन का काम करते हैं, टेम्पररी सॉल्यूशन देने का काम करते हैं। लेकिन इस टेम्पररी को हमने आज क्या कर दिया है, परमानेंट सॉल्यूशन बना दिया है। हमें क्या लगता है, बिना फर्टिलाइजर के हमारी खेती हो ही नहीं पाएगी, बिना केमिकल की खेती हो ही नहीं पाएगी। ऐसा फार्मर के दिमाग में यहाँ पे फिट बैठ गया है, ये हमें दूर करना है। विदाउट केमिकल, विदाउट फर्टिलाइजर भी खेती होती है। उसके लिए हमें सबसे पहला काम किसके ऊपर करना पड़ेगा, हमारे मिट्टी को सुधारना पड़ेगा। सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट किसमें, मिट्टी में है, तो मिट्टी जितनी अच्छी उतना ज्यादा उत्पाद। अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मिट्टी ही आपको उत्पाद देने वाली है, मिट्टी ही आपको इनकम देने वाली। तो इस मिट्टी का ज्यादा से ज्यादा फायदा हमें करके लेना है। एग्रीकल्चर का डेफिनेशन भी हम देखते हैं, तो क्या है, एग्रीकल्चर एक आर्ट है, एक कला है, एक साइंस है, जिसमें हम तरह तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। और क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, ये बिजनेस है। एक एग्रीकल्चर क्या है, तो एग्रीकल्चर एक टाइप का बिजनेस है। तो बिजनेस है तो सबसे बड़ा एसेट कौन सा है, हमारा मिट्टी। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ा एसेट हमारा मिट्टी है। तो एग्रीकल्चर की डेफिनेशन भी कहती है कि आर्ट, साइंस एंड बिजनेस ऑफ प्रोड्यूसिंग क्रॉप। तो ये बिजनेस की बात आप दिमाग में डाल दो। अगर आप फील्ड पे जाते हो, फार्मर को समझाते हो, तो आप खेती का बिजनेस करते हो। तो बिजनेस करने के लिए आपके पास सबसे बड़ा एसेट आपकी मिट्टी है। इस मिट्टी के ऊपर मैं नेटवर्क के माध्यम से काम करता हूँ। मेरा काम क्या है, आपकी मिट्टी को सुधार के देना, आपकी मिट्टी में बदल लाना और आपको ज्यादा से ज्यादा उत्पाद देने का काम यहाँ पे करने का। तो एग्रीकल्चर का डेफिनेशन भी क्लियर है। और एक डेफिनेशन है एग्रीकल्चर, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, एग्रीकल्चर इज डिफाइंड एज अ साइंस। ये क्या है, साइंस है। और ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन मतलब क्या, बिजनेस। ये जो टेक्नोलॉजी, साइंस है, विज्ञान है, किस और क्या है, ये बिजनेस है। किसका बिजनेस है, कल्टीवेटिंग सॉइल। कल्टीवेटिंग सॉइल मतलब मिट्टी की खेती। हम खेती मिट्टी की करती है, हम खेती मिट्टी की करते हैं और उस खेती में हम तरह तरह के क्रॉप्स का, तरह तरह के पीक का, तरह तरह के पौधों का उत्पाद लेते हैं। खेती मिट्टी की करती है और हमारे जितने भी क्रॉप्स है, हमारे जितने भी पौधे हैं, उन पौधों का उत्पाद हम लेते हैं। तो एग्रीकल्चर के डेफिनेशन में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसे दिया गया है, सॉइल को दिया गया है। तो ये बात समझ लो, ये बात गाढ़ मान लो कि हमें अगर बेसिक से फार्मर को सुधारना है तो सबसे ग्रास रूट लेवल पे काम किसके ऊपर करना पड़ेगा, वो मिट्टी के ऊपर करना पड़ेगा। और मिट्टी के ऊपर जितना हम काम करेंगे उतना लॉन्ग टर्म हम फार्मर को ज्यादा बेनिफिट वहां पे दे पाएंगे। और इस मिट्टी में क्या इंपॉर्टेंट है, इस मिट्टी को अगर सुधारना है तो एक ही ऑप्शन है, बायो फर्टिलाइजर। आप किसी से भी जाके पूछो मेरा सॉइल अभी खराब हुआ है, मेरे पास सॉल्यूशन क्या है, तो हर एक आपको सॉल्यूशन क्या बताएगा, बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल चालू करो, ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल चालू करो, बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल चालू करो। क्यों, क्योंकि यही एकमात्र सॉल्यूशन है, और कोई सॉल्यूशन नहीं है, और कोई सॉल्यूशन नहीं। क्योंकि केमिकल की वजह से ही आपका मिट्टी खराब हुआ है, उसमें और क्या केमिकल डालेंगे। उसको अगर सुधारना है हमें ऑर्गेनिक का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, बायो फर्टिलाइजर का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। मिट्टी क्यों, क्योंकि मिट्टी में तरह तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, तरह तरह के न्यूट्रिएंट्स हमें मिट्टी के माध्यम से
मिलते हैं। प्लांट को जितने न्यूट्रिएंट्स लगते हैं इसका क्लासिफिकेशन इस पीपीटी में आपको दिख रहा है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसके वजह से पूरा सृष्टि बना है, पूरा हमारा जो अर्थ है या हम जो बोलते हैं पूरा सृष्टि इस किसी के वजह से बना है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये तो मैंडेटरी है, लेकिन ये कहाँ पे मिलते हैं? एयर में मिलते हैं, पानी में मिलते हैं, यहाँ पे मिल जाते हैं। लेकिन मिट्टी में कौन से न्यूट्रिएंट मिलते हैं? मिट्टी में मिलता है नाइट्रोजन, मिट्टी में मिलता है फास्फोरस, मिट्टी में मिलता है पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, जिंक। लेकिन इनका क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन क्यों? जो ज्यादा मात्रा में लगता है उसको हमें मेजर न्यूट्रिएंट बोला है, उससे कम मात्रा में जो लगता है उसको सेकेंडरी न्यूट्रिएंट मिलता है, उससे भी कम मात्रा में जो लगता है उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट हम कहते हैं। लेकिन नाइट्रोजन ही क्यों ज्यादा मात्रा में लगता है? क्योंकि दोस्तों विदाउट ये जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये जो मेजर न्यूट्रिएंट है ना, इसमें से एक भी प्रेजेंट नहीं रहा। मतलब क्या? मेरे मिट्टी में नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम नहीं है, तो मेरी खेती हो ही नहीं पाएगी। ये तीनों मैंडेटरी है, कंपलसरी है। विदाउट नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम नो खेती। इसके लिए इनका क्लास अलग किया है, क्योंकि ये मेजर क्वांटिटी में लगते हैं, ज्यादा मात्रा में लगते हैं। विदाउट नाइट्रोजन आपकी खेती नहीं हो पाएगी, या विदाउट फास्फोरस, नाइट्रोजन है फास्फोरस नहीं है, नहीं चलेगा। नाइट्रोजन भी होना चाहिए, फास्फोरस भी होना चाहिए, पोटेशियम होना चाहिए। ये तीनों की मात्रा कंपलसरी है, इसकी वजह से इसको मेजर बोलते हैं। उसके बाद आता है सेकेंडरी मेजर न्यूट्रिएंट्स, जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। ये नहीं रहे तो भी चलता है, लेकिन एक भी एब्सेंट रहा इसकी वजह से डेफिशिएंसी सिम्टम दिखाता है। मतलब क्या? कैल्शियम नहीं रहा तो मेरा जो फ्रूट है वो सॉफ्ट हो जाएगा, उसमें अच्छी तरह से टनकपना या हार्डनेस नहीं आएगा। मैग्नीशियम नहीं होता तो हमारे कॉटन में उसको रेडनिंग करके डिसीज आता है, लालिया बोलते हैं उसे, उस टाइप का डेफिशिएंसी मिलता है। सल्फर का डेफिशिएंसी होता है। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये नहीं रहे तो कोई डेफिशिएंसी सिम्टम वहां पे वो दिखाते हैं, और ये ज्यादा मात्रा में लगते हैं, इसके लिए इनको सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स वहां पे कहा जाता है। उसके बाद आता है हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन से होते हैं? आयरन, जिंक, कॉपर, बोरॉन, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम। ये कम मात्रा में लगते हैं, ये नहीं हुए तो भी चलता है, लेकिन इसमें से कुछ ऐसे होते हैं एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्रॉप के लिए जरूरी होते हैं। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल लेते हैं हमारे बोरॉन का, पोमोग्रेनेट हमारा जो रहता है डाळिंब, पोमोग्रेनेट। अब डाळिंब में अगर पोमोग्रेनेट में अगर बोरॉन का डेफिशिएंसी हुआ तो डाळिंब हमारा जो पोमोग्रेनेट है वो क्रैक हो जाता है। ये क्या है? डेफिशिएंसी सिम्टम है। किसका? बोरॉन का। लेकिन बोरॉन हर क्रॉप में लगता है क्या? ऐसा नहीं। तो पर्टिकुलर किसी क्रॉप के लिए किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स का बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल वहां पे होता है, इसलिए ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते। तो इस प्रकार के सॉइल में न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। इस न्यूट्रिएंट की आवश्यकता किसको रहती है? इस न्यूट्रिएंट की आवश्यकता रहती है हमारे पौधे को, हमारे क्रॉप्स को। वो कहां से मिलते हैं? सिर्फ सॉइल से ही मिलने वाले हैं। तो सॉइल अच्छी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या? मेरे सॉइल में ये जो मेजर न्यूट्रिएंट्स है, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, उनकी मात्रा अच्छी होनी चाहिए। जिसमें मात्रा कम वो सॉइल फर्टाइल नहीं है। ठीक है, ये सिंपल सा लॉजिक है। तो मेरे सॉइल को अच्छा रखना है तो मुझे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम मेरे सॉइल में होने चाहिए, अच्छी मात्रा में होने चाहिए। तो ये रहता है प्लांट का न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल में पाया जाता है। लेकिन मैंने बताया अगर मैं बीमार हूं, मैं आदमी अगर बीमार हूं, मेरा बॉडी मुझे सिम्टम दिखाता है। क्या सिम्टम दिखाता है? सबसे पहला मुझे अगर कुछ हुआ तो मेरा बॉडी हीट होता है। हम बोलते हैं जुकाम हो गया, ताप आ गया, उसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया। मेरा बॉडी क्या दिखाता है? सिम्टम दिखाता है कि मेरे बॉडी में कुछ तो कमी है जिसकी वजह से मुझे बुखार आया हुआ है, जिसकी वजह से मेरा टेम्परेचर बढ़ गया। ये किसने दिखाया? मेरे बॉडी ने बताया। मैं बोल पाता हूँ, लेकिन प्लांट्स बोल पाते हैं क्या? नहीं बोल पाते। लेकिन वो उसके सिम्टम दिखाते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन नहीं रहा तो वो प्लांट खुद होके बताएगा, पापा जी मेरे आपके सॉइल में नाइट्रोजन कम है, जिसकी वजह से मेरा ये हाल हो चुका है, आप क्या करो? नाइट्रोजन डालो। उसी तरह से हर एक न्यूट्रिएंट्स का वहां पे सिम्टम हमें दिखाई पड़ता है। अगर नाइट्रोजन नहीं रहा तो मेरा जो प्लांट है उसकी हाइट कम रहेगी, मेरे प्लांट्स के जो पत्ते हैं इस प्रकार के मुझे दिखाई पड़े। अगर फास्फोरस कम रहा तो मेरे सॉइल का जो स्ट्रक्चर है वो कमजोर रहेगा, मेरे लीफ के जो पत्ते हैं ये ऐसे वाले सिम्टम्स मुझे दिखाएंगे। मेरे सॉइल में अगर पोटेशियम कम रहा तो इस टाइप के सिम्टम्स मुझे दिखाई पड़ेंगे। मुझे तरह तरह के डिसीजेस का ज्यादा अटैक मेरे क्रॉप के ऊपर
होगा। क्यों? क्योंकि मेरे यहाँ पोटैश कम है। तो ऐसे तरह तरह के न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जिसकी डेफिशिएंसी क्रॉप खुद होके बताता है। ये आपको फील्ड पे जाके ही सीखना पड़ेगा। मैं कितना भी आपको सिम्टम बताऊं ऐसे XYZ होता है, ये कब आपको ये समझ में आएगा? जब आप फील्ड पे जाओगे। आपको देखने को मिला प्लांट की हाइट छोटी है, उसका हाइट नहीं बढ़ रहा, उसके पत्ते येलो पड़ रहे हैं, तो आप समझ जाना वहाँ पे नाइट्रोजन का डिफिशियंसी है। बहुत फंगिसाइड यूज करने के बाद भी मेरे क्रॉप में बहुत ज्यादा डिसीज का अटैक हो रहा है। फूल मतलब मेरा जो फल है वो बार बार गिर रहा है, उसका साइज शेप अच्छा नहीं आ रहा, तो आपके क्रॉप में पोटेशियम का डिफिशियंसी है। तो इस तरह के सिम्टम्स को आपको समझना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। और ये सीखने का सबसे आसान तरीका है किसान के पास जाओ, बैठो, वहां पे टाइम बिताओ। जितना आप किसान के पास जाओगे या फील्ड पे जाओगे उतना आपको जल्दी सीखने को मिलेगा। एक बार सीख लिया तो बाद में फोन पे भी उसको शेड्यूल दे सकोगे, बाद में उसको भी फोन पे कन्विंस करोगे, लेकिन आपको ये फील्ड पे जाके ही सीखना पड़ेगा। तो नाइट्रोजन हम पहले देखते हैं। तो नाइट्रोजन का यूज क्या होता है प्लांट में? तो नाइट्रोजन मेजर रोल प्ले करता है प्लांट के फोटोसिंथेसिस में, इसमें या क्लोरोफिल कंटेंट में। क्लोरोफिल का क्या होता है? जो प्लांट में ग्रीन कलर आता है, किसकी वजह से आता है? क्लोरोफिल की वजह से आता है। क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट लेता है, क्लोरोफिल का कंटेंट रहता है, दोनों मिक्स करते हो प्लांट के लिए फूड बनाते हैं। प्लांट का फूड कौन बनाता है? तो क्लोरोफिल और सनलाइट दोनों मिलकर फोटोसिंथेसिस, जो हमें प्रकाश संश्लेषण जिसे बोलते हैं हिंदी में, जो हमें स्कूल में पढ़ाया गया होता है। प्लांट का जो ग्रीन कलर रहता है, वो ग्रीन कलर में क्लोरोफिल रहता है, वो क्या करता है? सनलाइट लेता है, नीचे से पानी लेता है, मिक्सर करके प्लांट का वहां पे फूड बनाता है। तो ये जो कंटेंट है क्लोरोफिल का, ये कंटेंट बढ़ाने का काम, क्लोरोफिल बढ़ाने का काम या ग्रीनरी बढ़ाने का काम कौन करता है? नाइट्रोजन करता है। वो क्या करता है? नाइट्रोजन क्या करता है? प्लांट के जो टिश्यूज रहते हैं, सेल्स रहते हैं, उनके डेवलपमेंट में काम करता है। हाइट नहीं बढ़ रहा है मतलब क्या? उसका सेल नहीं बढ़ रहा है। सेल नहीं बढ़ रहा है मतलब क्या? उसका जो छोटा छोटा पेशी है, सेल है, उसमें कुछ ना कुछ कमी है। वो कमी भरने का काम कौन करता है? वहां पे नाइट्रोजन के माध्यम से किया जाता है। और क्या रोल प्ले करता है? प्लांट का जो प्रोटीन रहता है, उस प्रोटीन को बढ़ाने का काम, ग्रेन के प्रोटीन को बढ़ाने का काम वहां पे करते हैं। ग्रेन का क्यों? क्योंकि हम तरह तरह के लेते हैं प्रोटीन। मतलब क्या? हमारे गेहूं में ग्लूटेन नाम का प्रोटीन रहता है। ऐसे तरह तरह के प्रोटीन्स वहां पे रहते हैं। उस प्रोटीन को बढ़ाने का काम कौन करता है? हमारा नाइट्रोजन करता है। और क्या? रूट अब्सॉर्प्शन और वाटर अब्सॉर्प्शन में नाइट्रोजन का वहां पे रोल रहता है। ये रोल किसका है? नाइट्रोजन का। हमें क्या देना है? नाइट्रोजन देना है। अभी इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है हमारा बायोफिट का एन। लेकिन उससे समझने से पहले हमारे नाइट्रोजन का देखते हैं। नाइट्रोजन इतना लगता है, इतना जरूरी है, लेकिन हम बाहर से क्यों दे रहे हैं? हम केमिकल वाला क्यों दे रहे हैं? दोस्तों, अगर नेचर में हम देखते हैं तो 78% नाइट्रोजन हमें दिया है ऑलरेडी। हमारे नेचर में कितना नाइट्रोजन है? 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है, लेकिन वो किसके फॉर्म में रहता है? डाइनाइट्रोजन फॉर्म में रहता है। लेकिन क्रॉप को नाइट्रेट फॉर्म में लगता है। किस फॉर्म में लगता है? नाइट्रेट फॉर्म में लगता है। लेकिन प्रेजेंट किस फॉर्म में है? डाइनाइट्रोजन। तो जैसा एग्जांपल बताता हूं मैं, गेहूं और हमारी रोटी, हम क्या खाते हैं? हम रोटी खाते हैं या डायरेक्टली गेहूं खाते हैं? नहीं, हम डायरेक्टली रोटी खाते हैं। गेहूं से हम रोटी बनाते हैं। मतलब क्या? गेहूं लेते हैं, उसको पीसते, आटा गूंथते, उसके बाद उसको रोल करते, सेकते, उसके बाद रोटी बनती है और उस रोटी को खाते। हम डायरेक्टली गेहूं को नहीं खाते। उसी तरह पे ये डाइनाइट्रोजन रहता है। क्रॉप डायरेक्टली डाइनाइट्रोजन को नहीं ले पाता। इसको क्या चाहिए? नाइट्रेट चाहिए। ओके, तो डाइनाइट्रोजन क्रॉप नहीं ले पाता, उसको क्या चाहिए? नाइट्रेट चाहिए। डाइनाइट्रोजन कितना है? 78%। क्रॉप को नाइट्रोजन कितना लगता है? 40%, 50%। ये जो डाइनाइट्रोजन है, इसका कन्वर्जन हम नाइट्रेट में अगर करते हैं तो नेचुरल नाइट्रोजन हम हमारे क्रॉप को प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारे नेचर ने ऑलरेडी हमारे को 78% का नाइट्रोजन दिया हुआ है। हम कितने परसेंट का डालते हैं? 48% का, वो भी केमिकल वाला। क्या जरूरत है? हमारे मदरलैंड ने, हमारे सृष्टि में, हमारे भगवान ने हमें कितना दिया है? 78%, 78% नाइट्रोजन हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। उसमें सिर्फ हमें क्या करना है? उसका कन्वर्जन, डाइनाइट्रोजन का कन्वर्जन किस में करना है? नाइट्रेट में करना है। गेहूं का कन्वर्जन किस में करना है? रोटी में करना है। तो इसके लिए हमारे पास प्रोडक्ट है, उसका नाम है बायोफिट एन। ये प्रोडक्ट क्या काम करता है? जो नेचर में पाया गया डाइनाइट्रोजन है, उस डाइनाइट्रोजन का
क्रॉप को लगने वाले नाइट्रोजन में कन्वर्ट करने का काम करता है। समझ में आया? डाई नाइट्रोजन है, गेहूं है, उस गेहूं को रोटी में बनाना है तो क्या करना पड़ेगा हमें? बायोफिट मतलब एज़ोटोबैक्टर, हमारा जो स्पेसीज है उस स्पेसीज का इस्तेमाल हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। एज़ोटोबैक्टर क्या काम करता है? ऑलरेडी नेचर में जो डाई नाइट्रोजन है उस डाई नाइट्रोजन का कन्वर्जन हमारे क्रॉप को लगने वाले नाइट्रेट में करने का काम ये एज़ोटोबैक्टर स्पेसीज यहाँ पे करता है। अभी इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 10⁸ मतलब क्या? 1 ml ड्रॉप में 10 के ऊपर 8 शून्य आप लगा दो, उतने नंबर ऑफ बैक्टीरिया हमारे 1 ml ड्रॉप में प्रेजेंट है। मतलब क्या? हमारा प्रोडक्ट बहुत कॉन्सेंट्रेट है। ये 8 ml क्यों दिया है? ये हमने सेफर साइड दिया हुआ है। हमारा आप जब भी रैंडम टेस्ट करोगे, ये 12-15 के ऊपर ही आएगा या 12-15 के आसपास आएगा। ये हमारे कुछ लोग होते हैं ना, खुले में छोड़ देते, रख देते, ये लिविंग बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया का काउंट अगर हम ज्यादा खुला छोड़ देते तो वो दिन कम हो जाता है, लेकिन 8 के नीचे नहीं आता। इसलिए हमने सेफर साइड में यहाँ पे 8 दिया है, लेकिन कम से कम 12 से 15% 10⁸ कम से कम है, लेकिन आपको 12 से 15 10⁻12 या 10⁻15 ही वहां पे देखने को मिलेगा। इतना कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में हमने एज़ोटोबैक्टर दिया हुआ है। दोस्तों आप पूछे कि मार्केट में तो एज़ोटोबैक्टर मिलता है, इसमें अलग क्या? एज़ोटोबैक्टर के भी तरह तरह के स्पेसीज रहती है। जैसे कि कोरोना के तरह तरह के वेरिएंट्स आए ना, उसी तरह एज़ोटोबैक्टर के भी तरह तरह के स्पेसीज रहती है। अलग अलग स्पेसीज रहते हैं, वो अलग अलग प्रोसेस के माध्यम से बनते हैं, अलग अलग प्राइसिंग इसकी वजह से वहां पे रहता है। लेकिन हमने जो इस्तेमाल किया हुआ है ये बहुत ही अच्छा स्पेसीज है। ये मैं नहीं बोल रहा, हमारा किसान बोल रहा है। जो ये प्रोडक्ट यूज करता है वो आपको कॉल करके बताए, सर एक नंबर प्रोडक्ट आपने मुझे यहाँ पे दिया गया है, ये जो स्पेसीज है ये सबसे अलग है। तो मार्केट में कुछ लोग बोलते हैं हमें सस्ता मिल जाता है 100 रुपए में भी, तो उसका क्वालिटी भी वैसा ही रहने वाला है। ये आपको क्वालिटी भी दे रहा है और अच्छे रिजल्ट भी दे रहा है। ओके, तो कुछ लोग कंपेयर करते हैं मार्केट में, वो जो कंपेयर करते हैं ना उसका डोज रहता है 2 लीटर 3 लीटर पर एकड़। क्या रहता है? 2 से 3 लीटर प्रति एकड़ लैंड के लिए। ये किस में डालना है? सॉइल में डालना है। तो क्रॉप के हिसाब से नहीं देते, हम एकड़ के हिसाब से देते। तो नॉर्मली जो मार्केट से मिलता है उसका 2 लीटर या 3 लीटर, आप पूछ लो 2 लीटर या 3 लीटर कम से कम यूज करना पड़ता है। हमारा कितना? 1 एकड़ के लिए सिर्फ 1 लीटर इस्तेमाल करना है। कितना? 1 एकड़ के लिए सिर्फ 1 लीटर बायोफिट काफी है। आप बोलते हो ना मार्केट में सस्ता मिलता है, वो 2-3 लीटर लगता है, हमारा सिर्फ कितना लगता है? सिर्फ 1 लीटर बायोफिट हमारा काफी है 1 एकड़ लैंड के लिए। तो ये बहुत भी अफोर्डेबल प्राइस में, मतलब किसान को ये परोड़ता है, वो आसानी से खरीद पाएगा और कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट्स इस प्रोडक्ट के माध्यम से हम उसको दे रहे हैं। ये क्या करता है? डाई नाइट्रोजन का कन्वर्जन नाइट्रोजन में करने का काम करता है। बैक्टीरिया का काम वैसा ही होता है। ये क्या करता है? तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है क्रॉप को लगने वाले क्रॉप्स में। इसकी वजह से क्या होगा? नाइट्रोजन के जितने भी फंक्शंस है वो सभी के फंक्शन के बेनिफिट, या नाइट्रोजन के जितने भी बेनिफिट्स है वो सभी के सभी बेनिफिट्स आपके क्रॉप को मिलने वाला है। क्यों मिलने वाला है? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, नेचर में पाने वाले नाइट्रोजन का आपको क्रॉप के नाइट्रोजन में कन्वर्ट करके दे रहे हैं। तो नाइट्रोजन के जितने भी बेनिफिट है वो सभी के सभी बेनिफिट इस स्लाइड में लिखे हुए हैं, आप पढ़ के भी याद रख सकते हो। ज्यादा से ज्यादा हाइट बढ़ेगी, आपके टीलर्स ज्यादा बढ़ेंगे, रूट शूट अच्छे रहेंगे, आपकी क्वालिटी देखने को मिलेगी, केमिकल का खर्चा आपका कम होगा, यूरिया का खर्चा आपका कम होगा। दोस्तों आप केमिकल का इस्तेमाल करते हो तो उसमें ज्यादा न्यूट्रिएंट कम रहता है और फिलर मटेरियल ज्यादा रहता है। मैंने पिछले लास्ट टाइम बताया ना कि मेरा सॉइल का लेयर कॉम्पैक्ट बन रहा है, उसका सबसे मेजर रीजन कौन सा है मालूम? ये आपके फर्टिलाइजर का फिलर मटेरियल। ये फर्टिलाइजर का फिलर मटेरियल, यूरिया में 46% नाइट्रोजन है, बाकी सब फिलर मटेरियल में। आप डीएपी लाते हो, क्या है? 184600, मतलब 184600। ये बाकी का क्या होता है? बाकी का होता है फिलर मटेरियल। वो कहां पे जाता है? हमारे मिट्टी में। वो हम निकाल नहीं पाते, उसको निकालने की कोई भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं। इसकी वजह से क्या होता है? आपके सॉइल का जो लेयर है वो कॉम्पैक्ट हो रहा है केमिकल के इस्तेमाल से। इसकी वजह से केमिकल को अवॉइड करो और ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक हमें इस्तेमाल करना
चाहिए। इसकी वजह से क्या होगा, अगर बायोफिट EN इस्तेमाल करते हो, आपका जो केमिकल के ऊपर जो खर्चा होने वाला है वो खर्चा 100% यहाँ पे कम होने वाला है। और क्या है, इसमें तरह तरह के बैक्टीरिया भी हमने डाले हुए, ये प्रोडक्ट सीड जर्मिनेशन के लिए भी काम आता है, अगले वाले सेशन में हम देखने वाले हैं। लेकिन ये बायोफिट भी, इसका प्राइम इंपोर्टेंट क्या है हमारे सॉइल के लिए, लेकिन कुछ कंटेंट इसमें ऐसे है जो हमारे सीड ट्रीटमेंट में, मेरे लास्ट वाले 2-3 सेशन अगर आपने अटेंड किए हुए होंगे तो उसमें ऑलरेडी मैंने वो एक्सप्लेन कर दिया है। इससे क्या होगा, ये बायोफिट EN आपको सीड ट्रीटमेंट में भी काम आएगा। किस क्रॉप में, वो क्रॉप अलग अलग रहते हैं। लेग्यूम क्रॉप में मतलब क्या, सीरियल्स, सो फॉर एग्जांपल पल्सेस में आपको यूज नहीं करना। हमारे जितने भी सीरियल्स रहते हैं, गेहूं रहे हो, राई हो, बाजरा हो, जवार हो, उस टाइप वाले क्रॉप में इस बायोफिट EN का सीड ट्रीटमेंट के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, तो इसका डोसेज क्या है सॉइल के लिए, सॉइल के लिए डोसेज आपको याद रखना है 1 लीटर, सिर्फ कितना, 1 लीटर बायोफिट EN 1 एकड़ लैंड के लिए। मार्केट वाला कितना लगता है ध्यान रखो, ये आपको फील्ड में डिफिकल्टीज आएगी, बोलेंगे मार्केट में मिलता है ऐसा है वैसा है, तो आपको छाती ठोक के बोलना है मार्केट में आपको 2 से 3 लीटर वहां पे यूज करना पड़ेगा। हमारा सिर्फ कितना यूज करना है, एक टाइम में 1 लीटर बायोफिट EN 1 लीटर लैंड के लिए। आपको वो सस्ता भी पड़ेगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन भी अच्छा है और आपको गारंटेड रिजल्ट वहां पे मिलने वाले है। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये। जब प्रोडक्ट देने का सही टर्म अगर कौन सा है, कुछ लोग प्योर ऑर्गेनिक नहीं करते, कुछ लोग 50% ऑर्गेनिक 50% केमिकल इस्तेमाल करते, ये आइडियल कंडीशन है। IPM हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये आइडियल कंडीशन में क्या करें, अगर उसने आज उसने केमिकल की खाद डाली है, उसके 7 दिन बाद आप ये डालोगे ना, तो उसकी खाद का 101% यूटिलाइजेशन ये प्रोडक्ट आपको करके देगा। तो केमिकल अगर वो डालता है, वो मानता नहीं, वो केमिकल ही इस्तेमाल करना चाहता है, तो केमिकल के बाद 7 दिन बाद ये प्रोडक्ट का इस्तेमाल आपको करना है। सभी के बायोफिट EN P के केमिकल के 7 दिन बाद, 7 दिन का गैप होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, इसमें लिविंग बैक्टीरिया है, इसकी वजह से केमिकल के 7 दिन बाद आपको इसका इस्तेमाल करना जरूरी है। अगर वो केमिकल नहीं यूज करता है तो आप कभी भी इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये सारे बेनिफिट्स है बायोफिट EN के माध्यम से। अगला वाला प्रोडक्ट कौन सा है, उसके ऊपर जाने से पहले हमारा फॉस्फोरस, जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वे क्या करता है, इंपॉर्टेंट क्या है, जमीन के ऊपर अच्छी ग्रोथ चाहिए तो नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं, जमीन के नीचे वाली ग्रोथ अच्छी चाहिए उसके लिए फॉस्फोरस काम में आता है। ये बेसिक ध्यान रखो, जमीन के ऊपर नाइट्रोजन, जमीन के नीचे फॉस्फोरस। क्यों, क्योंकि फॉस्फोरस किस रोल प्ले करता है, तो रूट डेवलपमेंट में ज्यादा इस रोल प्ले करता है। नाइट्रोजन शूट डेवलपमेंट में करता है और फॉस्फोरस हमारा रूट, मिट्टी के नीचे वाला जो हमारा पोर्शन है उसको डेवलप करने का काम कौन करता है, हमारा फॉस्फोरस वहां पे रोल प्ले करता है। क्रॉप की जितने भी स्टेम हो, मतलब जितना भी उसका स्टेम बुंदा हो, खोड़ हो, उसको मजबूत करने का काम, क्रॉप को मजबूत रखने का काम, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम फॉस्फोरस वहां पे करता है। फ्लावर फॉर्मेशन मतलब क्या, उसको फूल लगने में और उसको सीड प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका है, फॉस्फोरस का। फूल जो लगते हैं तो फूल लगने में या फूल जड़ कम करने के लिए रोल किसका इंपॉर्टेंट है, फॉस्फोरस का रोल इंपॉर्टेंट है। और क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग भी रहता है, क्रॉप क्वालिटी भी अच्छी सुधारता है और तरह तरह की प्लांट की डिसीज को अपोज करता है। लेकिन मेन क्या है, क्रॉप के नीचे, सॉरी सॉइल के नीचे वाला जो पार्ट है रूट जोन, उसको ज्यादा बेनिफिट देने का काम फॉस्फोरस करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो फूल है तो फूल फॉर्मेशन में फॉस्फोरस का इस्तेमाल वहां पे ज्यादा होता है या उसकी रिक्वायरमेंट वहां पे ज्यादा होती है। ये 2 पॉइंट आपको इस स्लाइड में ध्यान में रखते हैं, मिट्टी के नीचे और फ्लावर फॉर्मेशन में। ओके, तो ये जो फॉस्फोरस है ऑलरेडी ये भी नेचर में पाया जाता है, सिर्फ क्रॉप को जिस फॉर्म में लगता है उस फॉर्म में नहीं पाया जाता। सेम जैसा नाइट्रोजन का है, जैसा गेहूं का और रोटी का एग्जांपल है, उसी तरह से ऑलरेडी नेचर ने हमको बहुत दिया है। ऑलरेडी हमारे जमीन में, सॉइल में फॉस्फोरस रहता है, लेकिन क्रॉप को जिस फॉर्म में लगता है उस फॉर्म में नहीं रहता। उसको अगर कन्वर्ट करना है तो एक ही बैक्टीरिया रहता है, तो वो होता है फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, वहां पे काम आता है। ये भी अलग स्पेसीज है, ये भी 10⁸ ml पर ml, मतलब 1 के ऊपर 8 शून्य लगाओ, उतने नंबर ऑफ बैक्टीरिया इसके 1 ml ड्रॉप में है।
तो इतने नंबर ऑफ बैक्टीरिया 1 ml ड्रॉप में बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट हमने यहाँ पे दिया हुआ है। जैसा नाइट्रोजन का मैंने अभी तक प्रोसेस बताया, सेम उसी प्रकार का प्रोसेस इस प्रोडक्ट का भी है। जैसा गेहूं का और रोटी का एग्जांपल है, जैसा डाइनाइट्रोजन का नाइट्रेट में कन्वर्जन है, उसी तरह रॉ फॉस्फोरस का फॉस्फोरस में कन्वर्जन करना है तो हमें फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया का इस्तेमाल करना है। ये क्या करता है, जितना भी आपका इनसोल्यूबल फॉस्फोरस है, सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि फॉस्फोरस आसानी से क्रॉप में कन्वर्ट नहीं होता। नाइट्रोजन तो चलो आसानी से हो पाता है, लेकिन फॉस्फोरस को कन्वर्ट करना, फॉस्फोरस को अवेलेबल करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसकी वजह से आप देख लो यूरिया का प्राइस कम है, लेकिन आप जब फॉस्फोरस की गोंडी लाते हो, फॉस्फोरस की खाद जब लाते हो, उसका प्राइस बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि फॉस्फोरस को अगर सोल्यूबलाइज करना है या फॉस्फोरस को इजी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वो बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। तो इसकी वजह से फॉस्फोरस वाली जो खाद रहती है उसका खर्चा बहुत ज्यादा होता है। लेकिन आप अगर नेचुरल बैक्टीरिया यूज करते हो, नेचुरल फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया यूज करते हो, तो 25 से 40% आपकी जो केमिकल खाद है, उस केमिकल खाद का खर्चा यहाँ पे कम होने वाला है। ये केमिकल फॉस्फोरस की खाद बहुत महंगी रहती है, तो आपका सॉइल का जो 25 से आपकी किसान का 25 से 40% खर्चा ये बचने वाला है, क्योंकि फॉस्फोरस की खाद महंगी रहती है। ये प्रोडक्ट क्या काम करेगा, जैसे मैंने बताया उसी तरह रॉ फॉस्फोरस का कन्वर्जन पौधे को लगने वाले फॉस्फोरस में करने का काम ये प्रोडक्ट करता है। आपका ये जो प्रोडक्ट है ये सभी पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं है। इसमें भी आप ये प्रोडक्ट कुछ क्रॉप के सीड ट्रीटमेंट में इस्तेमाल कर सकते हो। किस पौधों के लिए, जैसे कि आप नर्सरी से जो लाते हो, नर्सरी से जो पौधे लाते हो और जो फील्ड में लगाते हो, और जो नर्सरी का ट्रे आता है ना, उस ट्रे से निकाल के जब आप फील्ड में लगाते हो, उसका अगर सॉल्यूशन आप करोगे इस बायोफिट पी का, उस टाइम ये बायोफिट पी आपको बहुत काम आने वाला है। तो उस टाइप ऑफ सीड ट्रीटमेंट में फॉर एग्जांपल शुगर केन हो, फॉर एग्जांपल जिंजर हो, फॉर एग्जांपल टर्मरिक हो, शुगर बीट हो, इस वाले क्रॉप में इसका सीड ट्रीटमेंट आपको अच्छा रिजल्ट देने का काम भी यहाँ पे करने वाला है। मैंने जैसे बताया क्रॉप के मिट्टी के नीचे रूट जोन अच्छा करता है, ये प्रोडक्ट भी काम का क्या करने वाला है। तो आपके जितने भी फॉस्फोरस के बेनिफिट है, वो सभी के सभी बेनिफिट आपको इस प्रोडक्ट के माध्यम से मिलने वाला है। इसका कितना इस्तेमाल करना है, सिर्फ 1 लीटर, जितना बायोफिट एन का उसी तरह बायोफिट पी का 1 एकड़ लैंड में, एक क्रॉप के हिसाब से नहीं होता, ये कहा जाता है मिट्टी में जाता है। तो इसका जो प्रमाण है वो पूरी की तरह मिट्टी के ऊपर रहता है। तो 1 एकड़ वाले लैंड के लिए मुझे कितना इस्तेमाल करना है, सिर्फ 1 लीटर ही यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसी तरह जैसे बायोफिट एन था, जैसे बायोफिट पी है, उसी तरह बायोफिट के है। उसके पहले देखते हैं पोटेशियम का रोल क्या है। तो पोटेशियम का रोल भी क्या होता है, जैसे मैंने बताया नाइट्रोजन मिट्टी के ऊपर, फॉस्फोरस मिट्टी के नीचे, लेकिन पोटेशियम का रोल दोनों के बीच में रहता है। ये रूट के लिए भी इंपॉर्टेंट रहता है। ये आपके जो फल लगते हैं उस फल की साइज को, शेप को बढ़ाने का काम ये पोटेशियम करता है। आपके क्रॉप की डिसीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी, जिसे आप इम्यूनिटी बोलते हो, ये इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम ये पोटेशियम वहां पे करता है। तो पोटेशियम के मेजर रोल क्या है, आपके क्रॉप को इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, आपके फ्रूट डेवलपमेंट में उसका जो शुगर कंटेंट हो, उसका साइज हो, उसका शेप हो। तो फ्रूट डेवलपमेंट और डिसीज रेजिस्टेंट कैपेसिटी, ये 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखते हैं। पोटेशियम ज्यादा कहाँ पे काम आता है, फ्रूट डेवलपमेंट में, उसका साइज शेप कलर को बढ़ाने के लिए पोटेशियम काम आता है। दूसरा वहां पे उसका जो डिसीज रेजिस्टेंट कैपेसिटी होती है, उस डिसीज रेजिस्टेंट कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए पोटेशियम वहां पे काम आता है। तो ये 2 पॉइंट आपको मेजर वहां पे ध्यान में रखने पड़ेंगे। पीपीटी आपको मिल जाएगा, पीपीटी वाले पॉइंट आप बाद में यहाँ पे रख सकते हो या याद कर सकते हो। उसी तरह जैसे नेचर ने हमें नाइट्रोजन दिया है, नेचर ने हमें फॉस्फोरस दिया है, उसी तरह नेचर ने हमें पोटेशियम भी दिया है। उसी तरह हमें क्या करना है, रॉ पोटेशियम का कन्वर्जन क्रॉप को लगने वाले पोटेशियम में करना है। सेम उसी तरह ये क्या काम करेगा, पोटेश सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, जितना भी रॉ पोटेशियम पड़ा हुआ है उस पोटेशियम का क्रॉप को लगने वाले पोटेशियम में कन्वर्ट करने का काम करने वाला है। इससे क्या होगा, आपका यील्ड, जैसे मैंने बताया कि फ्रूट डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल है,
फ्रूट का साइज अच्छा आएगा, फ्रूट का शेप अच्छा आएगा, फ्रूट का कलर अच्छा आएगा, मतलब क्या, मेरा जो फ्रूट लगने वाला है उसको भाव भी अच्छा मिलने वाला है, मार्केट भी अच्छा मिलने वाला है। इसकी वजह से क्या होगा, मेरा जो ईल्ड है वजन बढ़ेगा, मतलब क्या, ईल्ड बढ़ेगा, तो मेरे ईल्ड में बढ़ोतरी भी यहाँ पे इस पोटेशियम के माध्यम से होती है। तो ये प्रोडक्ट क्या करेगा, आपके ईल्ड में 15 से 20% बढ़ोतरी देने का काम भी वहां पे करने वाला है। क्यों? क्योंकि पोटेशियम का रोल क्या है, बेसिक फ्रूट डेवलपमेंट। फ्रूट क्या होता है, मेन पार्ट, जिसका वजन अच्छा होना चाहिए, साइज अच्छी होनी चाहिए, शेप अच्छा होना है, कलर अच्छा होना चाहिए, उसी तरह का रोल ये प्रोडक्ट भी वहां पे आपको करने को देने वाला है। और क्या रोल रहता है पोटेशियम का, जो हॉट एंड ड्राई, इमीडिएट हॉट और इमीडिएट ड्राई वाला जो कंडीशन आता है, जिसकी वजह से कुछ कुछ क्रॉप पे साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, उस कंडीशन में पकड़ को रखने का। क्यों? क्योंकि इसकी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए क्रॉप की, तो उस इम्यूनिटी को बढ़ाना है तो आपको पोटेशियम का इस्तेमाल करना है। क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स वगैरह वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हो। इसका इस्तेमाल भी कितना करना है, सिर्फ 1 लीटर। कितना इस्तेमाल करना है, सिर्फ 1 लीटर 1 एकड़ लैंड के लिए। बायोफिट 1 लीटर, बायोफिट पी 1 लीटर, बायोफिट के 1 लीटर ही आपको वहां पे देना है। अगर आपका जो जैसे कि आप एडजस्टमेंट कहां पे कर सकते हो, आपका अगर हार्वेस्टिंग पीरियड चल रहा है या लगने वाला है, फ्रूट लगने वाला है, उस टाइम में आपको पोटेशियम ज्यादा देना है, ये बेसिक ध्यान में रख लो। अगर मेरा आगे जाके फ्रूट लगने वाला है 2-3 हफ्तों के बाद, तो आज से ही मुझे पोटेशियम देना चालू करने का है, या पोटेशियम वाले फर्टिलाइजर हो या बायोफिट पी हो, वो आप दे सकते हो। क्योंकि मेजर रोल पोटेशियम का फ्रूट डेवलपमेंट में होता है। नॉर्मली स्टार्ट टू एंड भी लगता है, लेकिन फ्रूट डेवलपमेंट में वो ज्यादा लगता है। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस कब लगता है ये बताना भूल गया। जो रूट डेवलपमेंट वाला स्टेज होता है, मतलब क्या, पौधे का जो पहले 2 हफ्ते होते हैं, उस 2 हफ्ते में फॉस्फोरस ज्यादा लगता है। उस हफ्ते में अगर व्हाइट रूट अच्छे हुए, मेरे रूट की पकड़ अच्छी हुई, तो क्रॉप अच्छा आता है। तो उस जोन में आपको फॉस्फोरस का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ठीक है, अगला वाला प्रोडक्ट हमारा शेत, इसके नाम में भी है सॉइल हेल्थ एनहांसमेंट टेक्नोलॉजी। सॉइल, मिट्टी, हेल्थ, उसका स्वास्थ्य, एनहांसमेंट मतलब उसको बढ़ावा देना, उसको, ये टेक्नोलॉजी, सॉइल की हेल्थ को बढ़ावा देने वाली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ये प्रोडक्ट का नाम है। ये प्रोडक्ट क्या काम करता है, सॉइल की हेल्थ मतलब क्या, मेरी हेल्थ अच्छी है, मतलब क्या, मेरा वजन अच्छा होना चाहिए, और करेक्ट ना, मतलब क्या, मेरा फिजिक्स अच्छा होना चाहिए, मेरा ब्लड अंदर वाला जो पार्ट है, मतलब केमिकल लोचा वो अच्छा होना चाहिए, और मेरा बायोलॉजिकल लोचा अच्छा होना चाहिए। मतलब क्या, सॉइल की हेल्थ क्या अच्छी होनी चाहिए, तो सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज, सॉइल की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज और सॉइल की केमिकल प्रॉपर्टीज, ये तीनों प्रॉपर्टीज अच्छी होनी चाहिए। ये तीनों प्रॉपर्टीज अगर अच्छी करनी है तो शायद इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये क्या काम करता है, सॉइल की केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को बढ़ावा देने का काम ये सॉइल हेल्थ एनहांसमेंट टेक्नोलॉजी नाम वाला प्रोडक्ट करता है। ये प्रोडक्ट क्या है, ये भी बैक्टीरिया वाला प्रोडक्ट है। ये भी बैक्टीरिया वाला प्रोडक्ट है। ये जो बैक्टीरिया, फर्मेंटेड बैक्टीरिया, फर्मेंटेड मतलब जैसे फर्मेंटेड मतलब बियर होता है, बियर एक फर्मेंटेड प्रोडक्ट है, उसी तरह पे फर्मेंटेड बैक्टीरिया इसमें हमने डाले हुए हैं जो ऑलवेज मल्टीप्लाई होते हैं। मतलब क्या, अगर डाले उसका काम खत्म नहीं, वो उसका प्रोडक्शन चालू रहता है, वो ऑलवेज मल्टीप्लाई वहां पे होते रहते, खुद होके मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है फर्मेंटेड बैक्टीरियल प्रोडक्ट है, जो सॉइल के फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को बढ़ावा देने का काम वहां पे करता है। ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट में तरह तरह के पीजीआर का इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ ये जो पीजीआर है ये स्प्रेइंग के लिए भी काम आते हैं, तो इसके लिए ये प्रोडक्ट का स्प्रे के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं, वो अगले सेशन में हम देखने वाला है। लेकिन इसका सॉइल में क्या उपयोग है हम पहले देखते हैं। तो सबसे पहला क्या करता है, प्रमोट प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्लांट की ग्रोथ को एंड डेवलपमेंट करता है। इंक्रीज सॉइल प्रोडक्टिविटी, सॉइल की प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। मतलब क्या करता है, सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब क्या, सॉइल का टेक्सचर हो, सॉइल का आकार, जिसे आप बोलते हो टेक्सचर हो, सॉइल का आकार हो, सॉइल में माइक्रो पोर्स हो, सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हो, इस फिजिकल प्रॉपर्टीज को बढ़ाने का काम कौन सा प्रोडक्ट करता है, शेत नाम का प्रोडक्ट करता है। केमिकल प्रॉपर्टीज, उसमें क्या आता है, सॉइल के जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो, न्यूट्रिएंट्स को क्रॉप को पहुंचाने की जो एबिलिटी हो, उसको भी हम केमिकल प्रॉपर्टीज में वो आता है, इसी चीज से हम बोलते हैं। तो या सॉइल की टॉक्सिसिटी हो, मतलब क्या पीएच लेवल वगैरह वगैरह, वो किस में आता है, केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है।
बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आता है, सॉइल में तरह तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, बैक्टीरिया, फंगस, एंजाइम्स रहते हैं सॉइल में। ये क्या है, सॉइल की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। ह्यूमस रहता है। तो तरह तरह की जितने भी प्रॉपर्टीज है, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को बढ़ावा देने के लिए हमें श्वेत इस नाम के प्रोडक्ट का इस्तेमाल यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ऐसे ही हमारे 4 प्रोडक्ट अभी हमने देखे, बायोफिट एन, बायोफिट पी, बायोफिट के, सभी के सेम डोसेज है। ये कितना लगता है, मिट्टी से अगर देना है तो 1 लीटर 1 एकड़ लैंड के लिए, मिट्टी से अगर देना है सभी के सभी प्रोडक्ट कितने लगते हैं, 1 एकड़ 1 लीटर लैंड के लिए। तो अगर मुझे देना है तो मैं क्या करूंगा, सेम टाइम पे बायोफिट एन, पी, के और शेड, बायोफिट एन, बायोफिट पी, बायोफिट के और बायोफिट का शेड, ये 4 प्रोडक्ट का मिक्सचर बनाऊंगा और वो मिक्सचर मेरे क्रॉप में दे डालूंगा। अगर मेरे पास ड्रिप है बहुत अच्छा, ड्रिप नहीं है तो एक बड़ा जार लेके उसमें 200 लीटर पानी लेके 4 लीटर अपना जो बायोफिट एन, पी के शेड डाल दो, वो पानी के साथ वहां पे छोटा होल बना के उस जार को आप पानी के साथ धीरे धीरे छोड़ सकते हो। तो एक साथ भी इन प्रोडक्ट का आप इस्तेमाल करते हो तो रिजल्ट बहुत बढ़िया आते हैं। बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है बायोफिट एन, पी के और शेड का। अगर आज का जो सीजन चल रहा है तो इस सीजन में तो बहुत ज्यादा मात्रा में लगता है। अगर ये जो प्रोडक्ट है, अभी देखो मेरे पास शॉर्ट वाला क्रॉप है, मतलब क्या, 3 महीने वाला जब मेरे पास क्रॉप है, उस 3 महीने वाले क्रॉप में कम से कम 1 डोज तो बायोफिट एन, पी के का जाना ही चाहिए। एन, पी के का 2 दिए तो बहुत बढ़िया, लेकिन कम से कम 1 डोज तो बायोफिट एन, पी के और शेड का जाना चाहिए 3 महीने वाले क्रॉप के लिए। जैसे कि हमारे छोटे जो क्रॉप होते हैं ना, उन क्रॉप 3 महीने वाले क्रॉप में कम से कम 1 डोज तो जाना चाहिए। कुछ 6 महीने वाले क्रॉप होते हैं या कुछ ज्यादा महीने चलते हैं, जैसे कि कॉटन ज्यादा महीने चलता है, 3 महीने नहीं जाता, उसके आगे जाता है, तो उस टाइप ऑफ क्रॉप्स में कम से कम 2 डोसेस होने चाहिए। कम से कम 6 महीने वाले जो क्रॉप रहते हैं, फॉर एग्जांपल तूर होता है, कॉटन रहता है, वो ज्यादा टाइम तक चलते हैं, तो उस क्रॉप पे कम से कम 2 डोसेज होने चाहिए। और जो साल भर क्रॉप चलते हैं, जैसे कि शुगर केन हो, फ्रूट्स हो, वो साल भर चलते हैं, उस साल भर में कम से कम 4 डोसेज आपके बायोफिट एन, पी के और शेड के वहां पे होने चाहिए। सिंपल लॉजिक है, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं, सिंपल लॉजिक। अगर पूरे साल चरने वाला क्रॉप है 4 डोज होने चाहिए, 6 महीने वाला क्रॉप है कम से कम 2 डोज होने चाहिए, 3 महीने वाला क्रॉप है तो कम से कम 1 डोज तो होना चाहिए। दूसरा दिया तो बहुत अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। ये सभी के सभी प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक है, हर्बल है, किसी भी प्रकार के केमिकल का इस्तेमाल इसमें नहीं है। तो दिया और मेरा पौधा जल गया, ऐसा कभी नहीं होगा। तो ये ऑलरेडी ट्रायल एंड टेस्टेड है, बायो फर्टिलाइजर कैटेगरी में आता है, ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेशन प्राप्त है। तो इसकी वजह से ये आपके ग्रोथ को 100% बढ़ावा देने का ही काम करने वाले हैं। और एक सिंपल लॉजिक बताया था, केमिकल अगर देता है फार्मर तो केमिकल के 7 दिन बाद इसका इस्तेमाल किया तो रिजल्ट और भी ज्यादा बढ़िया आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से हमने आज बायोफिट एन, पी के और शेड इन 4 प्रोडक्ट के बारे में जानकारी हासिल की। अगले वाले सेशन में हम ग्रोथ वाले प्रोडक्ट देखने वाले हैं, जिसमें हमारा स्टिमरिच आता है, शेड आता है, हमारा बायो 99 आता है। तो उस प्रोडक्ट के माध्यम से हम कल मिलने वाले हैं। तो आज के लिए बस आपके लिए इतना ही। पीपीडी आकाश सर के माध्यम से, रुद्रेश सर के माध्यम से, प्रशांत सर के माध्यम से आप सभी को मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पीपीडी ओके, ध्यान में रखना अभी सीजन चल रहा है तो सीजन में ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ वाले प्रोडक्ट्स पे फोकस करना। क्यूरेटिव हम बाद में देखेंगे, क्योंकि हमारा जो नेटसप का एक्सपर्टीज है वो ग्रोथ वाले प्रोडक्ट में हमारा हाथ मार्केट में आज भी कोई नहीं पकड़ सकता। आप मार्केट का बायो अज़ोटोबैक्टर टेस्ट करो, हमारा अज़ोटोबैक्टर टेस्ट करो, हमारा आपको क्वालिटी ही मिलेगा, रिजल्ट ओरिएंटेड ही मिलेगा। तो इसी क्वालिटी वाले सभी के सभी हमारे प्रोडक्ट्स है। अगले वाले सेशन में हम ग्रोथ वाले और उसके बाद क्यूरेटिव वाले प्रोडक्ट्स वहां पे देखने को मिलेंगे। ओके, सो थैंक यू आकाश सर। अक्षय सर, मैं सिर्फ अगर एक लाइन में आज के मीटिंग के बारे में बोलूँ ना, तो ये मीटिंग सुपर से ऊपर था, क्योंकि अभी बहुत सारी जगह में पानी गिर चुका है, बहुत सारी जगह में बारिश हो रही है या होने वाली है। तो सबसे ज्यादा जो अभी इम्पोर्टेंट था वो था ये एनपीके की जानकारी, कि हर एक डिस्ट्रीब्यूटर जब किसान के पास जाएगा
तो किसान को क्या क्या बता के वो अपने प्रोडक्ट को वहां पे सेल कर सकता है और उसको सही जानकारी दे सकता है। तो दोस्तों, आज की मीटिंग के माध्यम से हमको बहुत सरल भाषा में या बहुत सरल वर्ड में ये जानकारी मिला कि एनपीके मतलब नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस और सेट का उपयोग हम कैसे करवा सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, और उसके माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को कैसे सेल कर सकते हैं और पे आउट और हमारे कमीशन को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो थैंक यू अक्षय सर कि आपने इतने सरल शब्दों में और इतने सरल भाषा में आपने ये सारा चीज, सारे प्रोडक्ट का जानकारी आपने हमको दिया। तो आप सब के सब लोग हमारे साथ आप जुड़े रहिए अगले 2 दिन, 2 और 3 जुलाई को भी, क्योंकि आने वाले समय में हम और बाकी प्रोडक्ट के विषय में बात करेंगे, बाकी प्रोडक्ट के बारे में हम जानकारी लेंगे। आज का मीटिंग बस इतना ही था, तो थैंक यू वेरी मच। आप सबके माध्यम से ये मीटिंग बहुत ज्यादा सक्सेस हुआ। कल अपने टीम के ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप ज्वाइनिंग करवाइए ताकि आपको और अधिक से अधिक जानकारी मिल सके कि हमारा स्टीमरिच क्या करता है, हमारा सेट क्या करता है और हमारा बायो 99 क्या करता है। यही बोल के आज की मीटिंग को मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। गुड नाइट, ऑल द बेस्ट। ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बेचिए, ज्यादा से ज्यादा पे आउट कमाइए, ज्यादा से ज्यादा रिटेलिंग पे आउट कमाइए। थैंक यू।